नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड सेकंड ईयर वालों में, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत विधियां में बात करेंगे, शिक्षण के चरण या शिक्षण के पद या शिक्षण के अवस्थाओं के बारे में या शिक्षण के सोपानों के बारे में। अगर ये सब भी कोई भी आएगा तो इसका जवाब ये होगा। शिक्षण की पूर्व क्रिया, सोपान या अवस्था। शिक्षण से संबंधित अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक करता है। इन क्रियाओं में शिक्षक अपनी योग्यता, अनुभव और विषय के अनुसार कक्षा में शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किस पाठ्यवस्तु को किस क्रम में प्रस्तुत किया जाए, इसकी योजना बनाता है। इस योजना के अनुसार शिक्षण की पद्धति और युक्तियों का चयन करते हुए शिक्षक शिक्षण की विशिष्ट व्यूहरचना करता है। ये सभी क्रियाएं पाठ को सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इस सोपान के स्तर में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षक सर्वप्रथम कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करके व्यवहार परिवर्तन के रूप में इसकी या निश्चित करता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप छात्रों के प्रकार होते हैं। पहला छात्रों के पूर्व व्यवहार के रूप में और दूसरा छात्रों के अंतिम व्यवहार के रूप में। इस उद्देश्य से छात्रों के मनोविज्ञान और समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। पाठ वस्तु का चयन। छात्रों को पढ़ाई जाने वाली पाठ्यवस्तु के संबंध में शिक्षक निर्णय लेता है कि पाठ वस्तु के स्वरूप का विश्लेषण करता है और उसके संकेत चिन्हों, भाषा, पक्ष तथा तर्क के संबंध में निर्णय लेता है। शिक्षक निर्णयात्मक पर अधिक बल देता है और वह मालूम करता है कि पाठ वस्तु के लिए छात्रों के पूर्व व्यवहार और कैसा हो तथा पाठ वस्तु का किस स्तर पर प्रस्तुतिकरण किया जाए तथा किस प्रकार से इसका मूल्यांकन किया जाए और किन किन विधियों से किया जाए। पाठ वस्तु की क्रम व्यवस्था। इस छात्रों के समझ प्रस्तुत की जाने वाली पाठ्यवस्तु के संबंध में निर्णय लेने के पश्चात शिक्षक पाठ्यवस्तु के अवयवों को मनोविज्ञान तथा तर्कपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करता है, जिससे पाठ्यवस्तु की व्याख्या सीखने का स्थानांतरण में सहायक सिद्ध हो जाए। शिक्षक तथा छात्र पाठ्यवस्तु के स्तर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्तुतिकरण के लिए समुचित शिक्षण की व्यूहरचना का चयन करता है। शिक्षण व्यूहरचना का वितरण करना। शिक्षक व्यूहरचना का चयन करना ही पर्याप्त नहीं, अपितु शिक्षक को यह भी निश्चित करना होगा कि कक्षा शिक्षण के समय विभिन्न अवस्थाएं हों या वह किन युक्तियों एवं प्रवृत्तियों का कब और कैसे प्रयोग करे, कब व्याख्यान देगा, कब श्यामपट्ट का प्रयोग करेगा, कहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा और आदि। शिक्षण की इन क्रियाओं को स्पष्ट रूप में शिक्षक पूर्ण तत्परता स्तर पर ही निर्धारित कर लेता है। शिक्षण की अंतःक्रिया, सोपान या अवस्था। यह द्वितीय अवस्था है। शिक्षण की अंतःक्रिया सोपान के अंतर्गत सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने पर करता है। इस सोपान में पाठ के प्रस्तुतिकरण से संबंधित सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं। शिक्षक का पूर्व और अंतःक्रिया सोपान में कुछ अंतर यह है कि शिक्षण पूर्व क्रियाओं शिक्षक द्वारा बहुत से सोच समझकर स्वयं द्वारा की जाती है, परंतु इसके विपरीत अंतःक्रिया अवस्था में शिक्षक का व्यवहार अधिकतर कक्षा की परिस्थितियों और छात्रों की अवस्थाओं को निर्देशित होकर तत्काल सहज भाव से होने वाला होता है। क्योंकि छात्र शिक्षक के सामने रहते हैं, शिक्षक उस समय वही क्रियाएं करते हैं जिन्हें वे उस स्थिति के संदर्भ में उचित समझते हैं। शिक्षण प्रक्रियाओं के संदर्भ में PW जैक्सन ने अपनी मौलिक विचार दिए। उन्होंने शिक्षण की अंतः प्रक्रिया पक्ष का व्याख्या इस प्रकार की। शिक्षण अंतः प्रक्रिया स्तर पर शिक्षक छात्रों को अनेक प्रकार की शाब्दिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है, जैसे प्रश्न पूछता है, सुनना, अनुक्रिया करना, व्याख्या करना, निर्देश देना आदि। कक्षा के आकार की अनुभूति। शिक्षक जब कक्ष में प्रवेश करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से पूरी कक्षा और उसमें बैठे हुए छात्रों की क्षमताओं की जांच कर लेता है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के प्रति
प्रतिच्छेदक के साथ यह पता लगा लेता है कि कौन सा छात्र समस्या के प्रतिच्छेदक के साथ यह पता लगा लेता है कि कौन से छात्र समस्या उत्पन्न कर सकते हैं तथा कौन से छात्र उसे शिक्षण में सहायता दे सकते हैं। इसी प्रकार छात्र भी शिक्षक के व्यक्तित्व के स्वरूप की अनुभूति करते हैं। यह अनुभूति कक्षा आरंभ के कुछ क्षणों में ही हो जाती है। इस स्तर पर यह आवश्यक है कि शिक्षक को शिक्षक की तरह लगना चाहिए। छात्रों का निदान। जब शिक्षक कक्षा की आकार की अनुभूति हो जाती है तो इसके पश्चात वह यह जानने का प्रयास करता है कि छात्रों का स्तर तथा उन्हें विषय के संबंध में पूर्ण ज्ञान कितना है। इस प्रकार शिक्षक मुख्य रूप से 3 बच्चों के छात्रों के निदान का प्रयास करता है। छात्रों की अभिवृत्तियाँ एवं अभिरुचियाँ। छात्रों की अभिवृत्ति एवं अभिरुचियाँ। छात्रों के शैक्षिक पृष्ठभूमि। छात्रों की क्षमताओं की योग्यता का अध्ययन। छात्रों का निदान। छात्रों की क्षमताओं या योग्यताओं का अध्ययन। छात्रों की अभिवृत्ति तथा अभिरुचियों का अध्ययन। छात्रों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का अध्ययन। सामान्यतः शिक्षक प्रश्नों की सहायता से ही इन उपयुक्त पक्षों की जानकारी प्राप्त करता है। शिक्षक निदान के समय प्रतिच्छेदक निदान तथा अनुक्रिया को निम्न क्रम में रखता है। प्रतिच्छेदक निदान अनुक्रिया। सर्वप्रथम शिक्षक प्रतिच्छेदक के माध्यम से शिक्षक छात्रों की क्षमताओं, योग्यताओं, अभिवृत्तियों के संबंध में जानकारी करते हुए अपना शिक्षण कार्य आरंभ करता है। स्वापकर्म तथा अनुक्रिया। शिक्षक की संपूर्ण प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया जाता है। पहला स्वापकर्म और दूसरा अनुक्रिया। ये दोनों ही क्रियाएं शिक्षक और छात्र के मध्य संपादित होती है, जिसे शाब्दिक अंतःक्रिया कहा जाता है। जब शिक्षक कुछ क्रियाएं प्रारंभ करता है तो छात्र उन क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया देते हैं। इसी प्रकार जब छात्र कुछ क्रियाएं करते हैं तो शिक्षक उनके अनुक्रिया देता है। इस प्रकार शिक्षक की अंतःक्रिया चलती है। शिक्षक की इन समस्त क्रियाओं का शाब्दिक तथा अशाब्दिक रूप से अंतःक्रिया प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित किया जाता है। इसको नीचे निम्न सारणी के हिसाब से समझा जाता है। कक्षा का अंतःक्रिया प्रतिक्रिया। शाब्दिक अंतःक्रिया और अशाब्दिक अंतःक्रिया। अशाब्दिक अंतःक्रिया में शिक्षक और छात्र। स्वापकर्म अनुक्रिया और छात्र में स्वापकर्म अनुक्रिया। और उसके बाद अशाब्दिक अनुक्रिया में कार्य के समय और कार्य के बाद। कार्य के समय शिक्षक और छात्र और कार्य के बाद विधन पूर्व और विधन। इन शाब्दिक एवं अशाब्दिक अंतःक्रिया प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए शिक्षक को निम्नलिखित क्रियाएं करनी होती है। प्रेरकों का चयन। शिक्षक शिक्षण क्रियाओं के शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया के पश्चात शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त प्रेरकों का चयन करके उनका प्रस्तुतीकरण करता है। प्रेरकों के प्रयोग से कक्षा में अवांछनीय क्रियाओं की संभावना दूर हो जाती है। प्रेरकों का प्रस्तुतीकरण। शिक्षक प्रेरकों के प्रस्तुतीकरण के समय 3 बातों का ध्यान रखता है: स्वरूप, संदर्भ तथा क्रम। एक प्रेरक को अनेक स्वरूपों में प्रस्तुत किया जाता है, अतः प्रेरक के प्रस्तुतीकरण में उसके स्वरूप को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। उसी स्वरूप को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे छात्र अभिप्रेरित हो सके। पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन। पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को वांछित अनुक्रियाओं का स्थायी बनाया जा सकता है। पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन के अनुक्रिया को शक्ति प्रदान करते हैं। ये साधारणतः 2 प्रकार के: धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन। ये वे परिस्थितियाँ हैं जिसमें अपेक्षित अनुक्रिया के होने की संभावना में वृद्धि होती है, उदाहरण प्रशंसा, पुरस्कार आदि। और ऋणात्मक पुनर्बलन वह परिस्थितियाँ जिसमें अवांछनीय अनुक्रिया के बाद पुनः होने की संभावना कम रहती है, उदाहरण दंड, डांटना आदि। शिक्षण युक्तियों का विस्तार। शिक्षण की व्यूहरचनाओं के विस्तार शिक्षक तथा छात्रों के अंतःक्रिया के प्रभावशाली बनाता है। जिस समय शिक्षक शिक्षण कार्य प्रारंभ करता है तथा जिस समय वह शिक्षण कार्य चलता है, उस समय तक पुनर्बलन की विधियाँ छात्रों के शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहार को नियंत्रित करके पाठ्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करती है। शिक्षक युक्तियों को विस्तार में निम्नलिखित तथ्यों में रखा जा सकता है: शिक्षणेतर सोपान या शिक्षण का उत्तर क्रिया सोपान या अवस्था। शिक्षण का तृतीय अंतिम सोपान मूल्यांकन से संबंधित है। बिना मूल्यांकन के शिक्षण अपूर्ण रहता है। इसमें शिक्षक की वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो छात्रों के निष्पत्तियों का मूल्यांकन तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
निर्माण निर्णय इससे के संबंध में प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक के अंत में छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का मापन किया जाता है। इसके लिए शिक्षक लिखित तथा मौखिक प्रश्न पूछना है, जिसे शिक्षण का तृतीय सोपान कहा जाता है। इस सोपान के प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित है। शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन की परिभाषा। शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन की शुद्ध परिभाषा की जाती है, जिसमें मापदंड व्यवहार करते हैं। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के समय छात्रों के वास्तविक व्यवहार परिवर्तन की अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की तुलना करते हुए मूल्यांकन करता है। यदि शिक्षक यह अनुभव करता है कि अधिकांश छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हो गया है, तो वह निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। शिक्षण के प्रयोग में की गई युक्तियाँ और व्यूह रचना प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। मूल्यांकन के उपयुक्त प्रविधियों का चयन। शिक्षण का यह कार्य है कि वह अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त परीक्षण प्रविधियों का चयन करे। परीक्षण के लिए शिक्षक जिन प्रविधियों का चयन कर सकता है वह विश्वसनीय तथा वैध होनी चाहिए, जो छात्रों के ज्ञानात्मक, व्यवहारिक तथा पक्ष का मूल्यांकन कर सके। प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। मूल्यांकन से छात्रों की निष्पत्ति तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में निर्णय ही लिया जाता है, बल्कि परिवार परीक्षा के परिणामों से शिक्षक अपने अनुदेशन शिक्षण युक्तियों के संबंध में भी निर्णय लेते हैं। इससे शिक्षक को अपने अनुदेशन तथा शिक्षण युक्तियों के सुधार एवं विकास के लिए आधार मिलता है। अतः मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण की विक्रियाओं का निदान भी किया जाता है, जिससे उसमें सुधार करके उनको अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षण क्रियाओं में के 3 सोपानों का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए कि छात्रों के चित्रण प्रणाली तथा कार्यशैली में महत्वपूर्ण विकास एवं परिवर्तन लाया जा सके। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।